हेलो फ्रेंड्स, आज हम अवलोकन के प्रकार के भाग 2 इस कड़ी में अध्ययन करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया था, आज हम अन्य दो प्रकार असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन का अध्ययन करेंगे। असहभागी अवलोकन, जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है, तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक अपरिचित और मौन दर्शक की भांति होता है तथा वह लोगों पूर्व सूचना दिए बिना घटनाओं के समय उपस्थित होकर समूह में घटित हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है। असहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग अधिकांशतया प्रायोगिक अवलोकन के रूप में अधिक किया जाता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों का अध्ययन करना, किसी स्कूल में बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा संभव है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर अध्ययन इकाइयों की विभिन्न क्रियाओं का अवलोकन करता है। इस विधि के माध्यम से समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में हो रहे मंचित नाटकों को दूर बैठकर रिकॉर्ड कर सकता है, लोकगीतों का श्रवण कर सकता है, क्योंकि उसे वहाँ कोई जानता नहीं है। असहभागी अवलोकन एक प्रकार से सहभागी अवलोकन का विपरीत रूप है, या ये कहें कि सहभागी अवलोकन के दोषों को ध्यान में रखते हुए असहभागी अवलोकन का प्रयोग हुआ। इसीलिए असहभागी अवलोकन के जो गुण हैं वह सहभागी अवलोकन के दोष कहलाते हैं। असहभागी अवलोकन के गुणों की बात करें तो सबसे पहले वैश्विकता का गुण, जो कि सहभागी अवलोकन में कम पाया जाता था, इसमें अधिक पाया जाता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ घुलता मिलता नहीं है तथा एक तटस्थ तथा निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं का देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती और वह भी अध्ययन समूह से प्रभावित नहीं होता। परिणाम से अध्ययन में वैश्विकता अधिक देखने को मिलती है सहभागी अवलोकन की तुलना में। दूसरा गुण विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में असहभागी अवलोकन के माध्यम से किए जाने वाले अध्ययनों में
अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को देखकर उनका आलेखन कर लेता है। अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं, जबकि सहभागी अवलोकन में आलेखन की समस्या होने के कारण उसे अपनी याददाश्त पर अवलोकनकर्ता को अपनी याददाश्त पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है और अनेक बार कुछ प्रमुख तथ्य आलेखन से वंचित रह जाते हैं। असहभागी अवलोकन की तीसरा गुण अगर हम कहें तो अधिक सहयोग होता है। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ क्योंकि घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। सहभागी अवलोकन की तुलना में यह एक कम खर्चीली विधि है, क्योंकि असहभागी अवलोकन के माध्यम से किए जाने वाले अध्ययनों में समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है। इस कारण से एक उपयोगी विधि है। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक दर्शक के रूप में घटनाओं का अधिक आनंद लेता है, क्योंकि वह दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अवलोकन विधि में संभव नहीं था। इस प्रकार हम देखें तो सहभागी अवलोकन विधि की तुलना में कुछ मायनों में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, किंतु असहभागी अवलोकन भी पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है। इसके भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली कमी जो है, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। जिस प्रकार से हमने सहभागी अवलोकन में देखा था कि पूर्ण सहभागी अवलोकन कर पाना कठिन है, उसी प्रकार विशुद्ध असहभागी अवलोकन को भी कर पाना कठिन है। असहभागी अवलोकन विधि के द्वारा प्राप्त तथ्यों में मौलिकता की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। उसे दूर बैठकर जो कुछ घटना व्यवहार होते हुए देखता है, उसे अपनी समझ से अर्थ प्रदान कर देता है। ऐसे में अध्ययन की मौलिकता कम हो जाती है। एक दोष कभी कभी और आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। कुछ घटनाएं होती हैं कभी कभी और कुछ हो जाती हैं अचानक। तो ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता वहाँ पर उपस्थित हो, यह बहुत कठिन। इस कारण से अनेक घटनाओं के संबंध में तथ्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अवलोकनकर्ता के प्रति समूह के सदस्यों का व्यवहार बनावटी हो जाता है। उसकी पूर्ण संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक अपरिचित व्यक्ति के सामने
कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात कहने से घबराता है या वह अपना वास्तविक व्यवहार तुरंत प्रकट नहीं होने देता। जैसे हम कई बार देखते हैं कि घर में कोई मेहमान आता है और किसी हम छोटे बच्चे को ये कहें कि वह कविता सुना दे, अपना गाना सुना दे, तो वह बहुत झिझकता है और अनेक बार वह सब कुछ जानते हुए भी अपना गीत प्रदर्शन नहीं करता। तो ऐसा ही अवलोकन कर्ता के समक्ष भी असहभागी अवलोकन की स्थिति में देखने को मिलता है। एक बड़ा दोष असहभागी अवलोकन का कि इससे केवल सतही ज्ञान ही संभव है, क्योंकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह से दूर है और वह उनका व्यवहार का उनके मध्य होने वाली छोटी छोटी घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने में असमर्थ है। एक अन्य दोष जो है, जो सहभागी अवलोकन का गुण था, संवेदनशील प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना असहभागी अवलोकन में असंभव होता है। इस प्रकार देखें तो असहभागी अवलोकन भी सहभागी अवलोकन के रूप में स्वयं में कुछ दोष रखता है। इस कारण गुडेनहार्ट ने इन दोनों के मिश्रित रूप अर्ध सहभागी अवलोकन को अध्ययनों में लागू करने के लिए कहा, क्योंकि जब पूर्ण सहभागिता और पूर्ण असहभागिता असंभव प्रतीत होती है, तो इसलिए इनके मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का गुडेनहार्ट ने सुझाव दिया, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों के साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। जहाँ सहभागी अवलोकन से कार्य ना हो पाए वहाँ असहभागी अवलोकन उपयुक्त होगा, और जहाँ असहभागी अवलोकन उपयुक्त ना प्रतीत होता वहाँ सहभागी। तो इस प्रकार हम दोनों ही प्रकार से अवलोकन समूह का अवलोकन ज़्यादा गहन कर सकते हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बने रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। इस अध्ययन विधि का प्रयोग अनेक समाज वैज्ञानिकों ने किया है, जिनमें प्रमुख हैं लीपले, लिंडमैन, व्हाइट आदि। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों एवं कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सव, खेलकूद, जादुई क्रियाओं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का अध्ययन इस विधि से करना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन विधि के तीनों प्रकारों का अपना अपना महत्व है। इसलिए हमें अपने अध्ययन समूह और घटित हो रही घटनाओं के अधिक से अधिक सूक्ष्म अध्ययन को ध्यान में रखते हुए विधि का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।